हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड गवर्नमेंट। और आज हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं जावा में। कोई भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो प्रोग्राम में यूज़ हो रहा हो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें हम मेथड्स कहते हैं। मेथड्स मतलब कोई भी पीस ऑफ प्रोग्राम जो हमें बार बार यूज़ करना हो अलग अलग जगह पे, तो उसे हम मेथड्स कहते हैं। तो इसके कई सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजियर कर देता है सॉल्व करने में, और इससे लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और एग्जीक्यूट करता है फास्टर। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से उसका सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम लिखते हैं उसका एक्सेस मॉडिफायर, फिर हम उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं उसका मेथड नेम कि क्या मेथड नेम होगा, और हम यहाँ पर पैरामीटर की लिस्ट देते हैं, यानी कि यहाँ पर होगी पैरामीटर लिस्ट। तो हम एक एक देखते हैं कि एक एक करके कि ये क्या होते हैं। तो पहला होता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमारे 3 तरीके के होते हैं, पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। पब्लिक जैसे का नाम से पता चल रहा है कि उसका एक्सेस कहीं पे भी होगा, यानी कि उस प्रोग्राम में भी इसको हम इस फंक्शंस इस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोग्राम के बाहर भी अगर कोई कोड है, कोई भी क्लास है, वहाँ पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि केवल जिस क्लास में ये मेथड लिखा गया है केवल उसके ही सारे मेंबर इसको एक्सेस कर पाएंगे, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। और प्रोटेक्टेड हम लोग इनहेरिटेंस के केस में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पब्लिक और प्राइवेट ही यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें, तो अगर आपकी आईडी पब्लिक है तो उसमें कोई भी ऐड हो सकता है, मतलब आप कुछ किसी को भी ऐड कर सकते हैं उसमें उसमें आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपने उसको पब्लिक बना रखा है, यानी कि कोई भी उसको आके एक्सेस कर सकता है, आपकी आईडी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी देख सकता है। लेकिन अगर आपकी आईडी प्राइवेट है तो जिसको आप ऐड करना चाहेंगे या जो भी आपके फॉलोवर्स हैं केवल वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो उस क्लास के मेंबर होंगे केवल वही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड का केस केवल इनहेरिटेंस के केस में होता है। तो अभी के लिए हम पब्लिक का यूज़ करेंगे, मोस्टली पब्लिक या प्राइवेट यूज़ होता है। रिटर्न टाइप होता है कि जो भी हमारा फंक्शन है, फंक्शन मतलब मेथड ही होता है, मगर दूसरी लैंग्वेजेस में हम उसको फंक्शन कहते हैं, जावा में इसको मेथड्स कहा जाता है। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप मतलब वो कुछ भी हो सकता है, इंट या फिर लॉन्ग, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो ये सब रिटर्न टाइप है कि हमारा फंक्शन जो हमारा मेथड है वो हमें क्या रिटर्न करता है। जैसे कि अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमें 2+3 करना है और उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यहाँ पे आंसर आया 5। ये है एक इंटीजर वैल्यू। तो जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो अब अपना मेथड बनाएंगे वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इंट, कि हमारा जो मेथड है वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। मतलब जो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे वो उसका आंसर वो हमें इंटीजर में देगा। तो अगला है मेथड का नेम। ये होता है कि हम अपने मेथड का नेम क्या रखना चाहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने में कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, जो हमारा मेथड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमने ये वाला एग्जांपल लिया सम का, तो हम यहाँ पर इसका नेम दे देंगे सम, ताकि अगर कोई और भी हमारा प्रोग्राम देखे तो उसको पता चल जाए कि ये सम इसमें सम का कैलकुलेशन हुआ है। और फिर ये हमारी आ गई पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? इसमें हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल नेम होता है। डेटा टाइप मतलब ये सब इंट, लॉन्ग, फ्लोट, एरे, स्ट्रिंग जो भी है, और वेरिएबल नेम कुछ भी हम दे सकते हैं, बट ये होना चाहिए कि स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये क्या है। ABCD भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर हम ये बताएं कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। तो अब हम इसका अगला सिंटेक्स देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि 2 वैल्यूज़ का सम कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू है a जिसमें हमने दिया है 2, और एक वैल्यू है हमारे पास b जिसमें हमने दिया है 3, और ये दोनों इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो अब हम इसका फंक्शन किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम अभी पब्लिक का यूज़ कर रहे हैं,
तो हमने यहाँ पर किया पब्लिक, ये हो गया हमारा एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि ये कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है। जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं या जो मेथड बनाने जा रहे हैं वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। फिर हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो इंटीजर टाइप में होगा, यानी कि जो भी इसका सम होगा वो 5 आएगा। ये स्ट्रिंग तो है नहीं, ये एक नंबर है तो एक इंटीजर होगा, और ये पॉइंटिंग नंबर नहीं है इसलिए हमने फ्लोट नहीं लिया, ये डबल नहीं लिया है, तो ये हमने इसको इंटीजर लिया है। और ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया। अब हम मेथड का नेम लिखेंगे कि हमारा मेथड करता क्या है, तो हमारा मेथड सम निकालता है जो भी हमें वैल्यू मिलेगी। और ये हम पैरामीटर लिस्ट दे रहे हैं कि हमारा हम देंगे इंट ए और इंट बी, ये हो गई पैरामीटर लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि ए जो हम दे रहे हैं उसमें हम अपना पहला नंबर पास कर रहे हैं नंबर 1, और इसमें हम दूसरा नंबर पास कर रहे हैं नंबर 2। तो ये हमारा फंक्शन बन गया या मेथड बन गया, और इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हमारी बॉडी होगी। इसको हम कहते हैं मेथड बॉडी। और ये हमारा कहलाता है मेथड हेडर। केवल ये इतना पार्ट मेथड हेडर है, और इसके अंदर जो हम लिखते हैं वो मेथड बॉडी कहलाता है। अब हमें अगर कोई फंक्शन कॉल करना होगा या मेथड कॉल करना होगा तो हम अपने प्रोग्राम में, जैसे कि हमारा मेन ब्लॉक होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, तो उसके अंदर अगर हमको कोई फंक्शन कॉल करना होगा यही वाला, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम केवल इतना पार्ट लिखेंगे, केवल इतना पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे सम, और यहाँ पर इंट ए इंट बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो पास करते हैं, यानी कि हमें सम चाहिए 2 और 3 का। तो अब क्या होगा कि जावा क्या करेगा, जब ये देखेगा कि सम, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक मेथड दिया हुआ है जिसका नाम सम है और उसमें वैल्यू 2 और 3 दी हुई है, तो ये क्या करेगा कि ये अपने प्रोग्राम में ढूंढेगा कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिसका नाम सम है और वो इंटीजर टाइप की 2 वैल्यूज़ लेता है। तो ये देखेगा और यहाँ पर पहुँचेगा तो ये देखेगा कि हाँ, यहाँ पर सम नाम का एक फंक्शन मेथड बना हुआ है, तो ये हमारा एक इंटीजर ले रहा है ए और एक इंटीजर ले रहा है बी, और यहाँ से भी 2 इंटीजर पास हुए हैं, तो ये इसके पास जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा कि ए की जगह पे 2 दे देगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2, और बी की जगह पे 3 दे देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बी की जगह पे। और पब्लिक इंट था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी ये वैल्यू, मतलब इसने क्वेश्चन पूछा है, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो आकर हमें ही तो बताएगा, यहाँ पर ही तो बताएगा, तो जो भी ये आंसर रिटर्न करेगा वो वापस यहाँ पर आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिख रखी थी कि ये इंटीजर में आंसर रिटर्न करेगा। तो मान लीजिए इसका आंसर 2 + 3 करके 5 आया, तो 5 यहाँ पर आके रिटर्न करेगा, लेकिन इस 5 को हम स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोर करने के लिए भी तो कोई हमें कुछ चाहिए ना, कंटेनर, तो हम यहाँ पे इंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, मतलब एक तरीके से इसको हम बकेट कह सकते हैं कि सम नाम की एक बकेट है, और इसमें हमने 5 स्टोर कर लिया, जो भी हमारा रिज़ल्ट आया वो हमने इसमें स्टोर कर लिया। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर सकते हैं इस सम को, कि सम नाम का एक कंटेनर था हमारे पास, उसमें हमारी जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, अब हम इसको प्रिंट कर देंगे तो जो हमारा रिज़ल्ट था वो प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिया था। अगर यहाँ पर वॉइड होता तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता, वॉइड का मतलब होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब जो जैसे भी यहाँ पे 5 लेके आया तो 5 यहाँ पर रिटर्न नहीं होता, यहाँ पर नहीं आता, हमको यहीं पे प्रिंट कराना पड़ता कि सम हमारा, सम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते जो भी हमने मेथड इसमें बॉडी लिखा होता तो उसमें हम सम नाम का लेते और यहीं पे हमको प्रिंट कराना पड़ता, ये यहाँ पे रिटर्न नहीं करता है। तो इसीलिए वॉइड अगर कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ये रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं देगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, ये वहीं पे ही रिज़ल्ट हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर इंट या फिर कोई और है, लॉन्ग, फ्लोट, एरे, स्ट्रिंग, ऐसा कुछ है, तो यानी कि वो जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर ही आकर रिज़ल्ट देगा, और उस रिज़ल्ट को हमको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है, और ये वेरिएबल इसके जैसा सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो हमको स्ट्रिंग लेना पड़ता, अगर फ्लोट होता तो फ्लोट लेना पड़ता, एरे होता तो हमको एरे के जैसा कोई कंटेनर लेना होता है, अगर वैल्यू होती तब हम इंट ले सकते थे, लेकिन अगर वॉइड होता
तो यहाँ पर हम कुछ नहीं ले सकते थे, ये हम इतना पार्ट ही नहीं लिखते, केवल ये इतना कॉल करते और यहाँ पर ही प्रिंट करवाते, क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता। ये बस ये वॉइड इस तरीके का होता है कि हमने फंक्शन कॉल कर दिया और तुम यहीं पर ही प्रिंट कर लो, हम आंसर नहीं बताएंगे, हमारे पास से आंसर लेकर जाओ, हम आंसर देंगे नहीं, ऐसा होता है इसमें। तो इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, टेक सम ऑफ टू नंबर्स। इसमें हम पूरा डिटेल प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है। तो पहले जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमको क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लिखेंगे क्लास और फिर क्लास का नाम जो भी हम देना चाहते हैं, नाम कुछ ऐसा होना चाहिए, एग्ज़ाम में अगर नाम आप दे रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो बताए कि हाँ ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो अभी हमारे पास सम ऑफ टू नंबर्स हमको लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स। ये बड़ा भी नाम हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें बस डिटेल बतानी होती है कि क्या हमारा प्रोग्राम है वो। तो सम ऑफ टू नंबर्स, और जो भी हमारा दूसरा वर्ड होता है ना, दूसरा इसका वर्ड, तो वो कैपिटल होना चाहिए, मतलब जो भी स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो कैपिटल होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कैमल केस। तो जावा में यही फॉलो किया जाता है, हम सारा कुछ स्मॉल में नहीं लिख सकते क्योंकि कैमल केस ही फॉलो होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मेन ब्लॉक बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर स्ट्रिंग args। इस ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं होता, अगर यहाँ पर लगाना चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी लगाना चाहें यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस args की जगह पे कोई भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर मेन ब्लॉक होता है, तो जो भी हमारा कोड होता है जावा में, वो इस मेन ब्लॉक में जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर हमको कोई इनपुट लेना है, इनपुट लेना, ज़्यादातर क्वेश्चन इनपुट लेने पे आते हैं उसमें 10th के एग्ज़ाम्स में। तो इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है सिस्टम डॉट इन और यहाँ सेमीकोलन। इस SC की जगह पे कोई भी नाम दे सकते हैं हम, चाहे हम यहाँ पे इनपुट लिख दें या फिर ABCD कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर SC या इनपुट यूज़ होता है ताकि पता चले कि हम क्या इनपुट करवाने वाले हैं। ये लाइन होती है स्कैनर इनपुट करने के लिए, यूज़र को जो हम एंटर करवाते हैं कीबोर्ड से कि कौन सा नंबर एंटर करना है, तो वो इसी लाइन की मदद से होता है। हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, SOP, यहाँ पर पूरा लिखना होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने यहाँ पे SOP लिख रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, ताकि यूज़र को पता चले कि हमको क्या करना है। तो मैं इसने एंटर किया। अब ये जो भी नंबर एंटर करेगा उसको रखने के लिए हमारे पास एक बकेट तो होनी चाहिए ना, एक हमारे पास बकेट होनी चाहिए जिसमें वो वेरिएबल रख पाए, अपना नंबर रख पाए जो भी यूज़र दे रहा है। तो हम इस बकेट का नाम क्या रख दे रहे हैं अभी के लिए, हमने इसका नाम रख दिया N1, और दूसरी बकेट ले लिया दूसरा नंबर रखने के लिए, तो इसका नाम दे दिया N2। अब इसमें किस तरीके की वैल्यू आ सकती है, इंटीजर वैल्यू, यानी नंबर्स आ सकते हैं जो कि पॉइंट वाले नंबर नहीं होने चाहिए। तो पॉइंट वाले नंबर ना हो और वो नंबर हो, तो ऐसा डेटा टाइप क्या होता है, ऐसा डेटा टाइप होता है इंटीजर। तो हम ले लेंगे यहाँ पर इंट N1 और इंट N2, यानी कि ये बकेट क्रिएट कर दी हमने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इसमें हम पहला नंबर देंगे, इसमें हम दूसरा नंबर देंगे। तो इसमें अब इस लाइन का मतलब होता है बकेट क्रिएट करना, जैसे ये और ये बन गया, जैसे हमने ये लाइन लिखी 2। उसके बाद इस लाइन से क्या होगा, वो नंबर इनपुट कर पाएगा, यानी कि इसके अंदर जो भी नंबर डालना चाहता है वो डाल सकता है। और उसके बाद उसको एक मैसेज प्रिंट होगा कि 2 नंबर्स को एंटर करो, और ये तब ये लाइन तब इसमें नंबर डाल सकता है जब हम अगली लाइन लिखेंगे। अगली लाइन हमारी क्या होगी कि N1 में क्या डाल दो, पहला नंबर SC डॉट नेक्स्ट इंट, इस लाइन का मतलब होता है। यहाँ पर हमने N1 लिखा, तो जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इस लाइन में होता है। SC डॉट नेक्स्ट इंट मतलब हमको इंटीजर नंबर इनपुट करना है इस इनपुट की मदद से, यानी कि SC हमने इनपुट के लिए लिखा था, तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो कोई भी नंबर इनपुट करो जो N1 में जाए, तो इसलिए हमने N1 लिखा। ऐसे हम दूसरा लिखेंगे N2 इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर, तो अब यहाँ पर एंटर कर सकता है। तो जैसे हमने 2 लाइन लिखी, तो यूज़र जब मान लें यहाँ पर 3 उसने लिखा, तो ये
N1 में चला जाएगा, फिर उसने दूसरा नंबर लिखा 5 तो वो N2 में चला जाएगा। इस लाइन का मतलब ये होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो फंक्शन हमारा है सम नाम का, सम। और यहाँ पर हमने कहा कि यूज़र ने जो भी इनपुट किया है, अब हमको तो नहीं पता है कि यूज़र क्या इनपुट करेगा, उसने कुछ भी इनपुट किया हो सकता है। तो इसने यहाँ पर 3 और 5 किया, जो हमको नहीं पता है कि उसने क्या इनपुट किया है। हमको तो ये पता है कि हमारे पास N1 में एक नंबर है, N2 में एक नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक हम N1 दे रहे हैं, एक हम N2 दे रहे हैं। हमको नहीं पता कि इसमें कौन सा नंबर है, यूज़र ने इनपुट किया है वो नंबर हमको नहीं पता। तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर ये क्लोज़ कर दिया। ये मेन ब्लॉक का है और ये क्लास का है। यहाँ पर हमारा ख़त्म। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो हम इस फंक्शन को कॉल करें और वहाँ से हम आंसर मंगवा के यहाँ पर प्रिंट कर दें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया और जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे वो मैसेज प्रिंट कर दें। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इसको कॉल किया और वहीं पे वो मैसेज प्रिंट हो जाए। तो इस केस में हम जब फंक्शन बनाएंगे तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर प्रोग्राम में पब्लिक का यूज़ करना वो ज़्यादा बेटर होता है, पब्लिक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप हमको यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं, मतलब इसने कॉल कर दिया उस फंक्शन को और इसने कहा कि तुम N1 ले लो और N2 ले लो और उसका जो भी रिज़ल्ट है वो बता दो। तो इसने ये मंगवाया नहीं है रिज़ल्ट को, इसने बोला वहीं पे ही प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे इस केस में हम वॉइड लेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन वो रिज़ल्ट मंगवा नहीं रहा है अपने पास, उसने बोला यहीं पे ही रिटर्न कर देना। तो इसने फंक्शन का नाम क्या किया, सम। तो यहाँ पर हम सम लिखेंगे क्योंकि यही तो हमारा सिंटेक्स था। पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम। यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम और फिर पैरामीटर लिस्ट। तो अब हम पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट क्या है, 2 नंबर्स जा रहे हैं जो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, N1 और N2 इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पर भी हमको इंटीजर टाइप का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लिया, एक हमने ले लिया N1 और एक ले लिया N2। यहाँ पर हम ज़रूरी नहीं है कि इनके जैसे ही नेम ले, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर N1 लिया या N2 लिया तो यहाँ पे भी N1 N2 लेना पड़े। तो हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हमने A और B ले लिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये A और B केवल इतने फंक्शन में ही काम आएगा, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ब्रैकेट खुला और अब हम लिखेंगे अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको एक बकेट चाहिए ना इन ऐड का रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास 2 बकेट हैं, A और B, इस फंक्शन के अंदर A और B, जिसमें अभी क्या है, N1 पड़ा है A में, मतलब क्योंकि N1 पहले लिखा है और यहाँ पे A पहले लिखा है। तो इसने बोला कि A में N1 की वैल्यू डाल दो क्योंकि पहले ये लिखा हुआ है, तो N1 आ जाएगा इसमें। और N1 में क्या पड़ा था, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद N2 में क्या पड़ा था, 5, तो ये 5 चला जाएगा B में, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इन दोनों का एडिशन जब हम करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा वो हमको एक बकेट चाहिए ना उसको रखने के लिए। 8 आएगा, अगर 5 और 3 8 होता है, तो इस रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए हमको एक बकेट चाहिए। तो हम बकेट बना लेते हैं। बकेट कैसे बनता है, इंट रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू, अभी के लिए 0 लिख देते हैं क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू, अगर हम यहाँ पर रिज़ल्ट ऐसे ही बना देंगे तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होती है, तो वो अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू A प्लस B, क्योंकि A प्लस करना था और B प्लस करना था, यही तो कर रहे थे। और हम क्या स्टोर, किस में स्टोर करना था, रिज़ल्ट में, तो हमने इसको रिज़ल्ट में स्टोर कर दिया। अब ये वॉइड टाइप का था तो इसके अंदर अब रिज़ल्ट आ चुका है, यानी कि 8 आ चुका है, इसने प्लस करके 8 डाल दिया यहाँ पे। अब इसने वॉइड टाइप का है, यानी कि इस वाले फंक्शन ने कहा था कि हमको कुछ चाहिए नहीं, तो वहीं पे ही प्रिंट कर देना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे रिज़ल्ट इज़, हमने स्ट्रिंग में लिख दिया कि हमारा रिज़ल्ट ये है, प्लस रिज़ल्ट का वेरिएबल प्रिंट कर दिया और ये सेमीकोलन। ये रिज़ल्ट ये वाला वेरिएबल है और ये मैसेज है जो यूज़र को दिखेगा, जो हम कोड्स के अंदर लिखते हैं ये मैसेज यूज़र को दिखता है। और यहाँ पर ही हमने बंद कर दिया। और ये जब
प्रोग्राम रन होगा तो ये आउटपुट इस तरीके से देगा, रिज़ल्ट नहीं, सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो इनपुट मांगेगा और यहाँ पर बोलेगा एंटर 2 नंबर्स, तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा एंटर 2 नंबर्स एज इट इज, जैसा हमने यहाँ पर लिखा था वैसे ही प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पर 2 नंबर्स को एंटर करेंगे, जैसे हमने लिखा 6 और ये N1 में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर 6, और हमने लिखा 5 तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो अब क्या होगा, तुरंत ही ये वाला मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट में, क्या आएगा, रिज़ल्ट इज़, और फिर जो भी रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट क्या है, 6 + 5 11 होता है, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आएगा इसका आंसर। अब दूसरा केस ये है कि अगर इसको अपना आंसर चाहिए होता, मतलब अगर ये कहता कि N1 और N2 हमसे ले लो और तुम इसका रिज़ल्ट हमको वापस करो, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अब क्योंकि इसको चाहिए रिज़ल्ट, इसको वापस चाहिए अपना आंसर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वॉइड की जगह पे हम इसको लिखते हैं इंटीजर, इस वॉइड की जगह पे हम लिखते हैं इंटीजर, वॉइड ना लिखते तब, ठीक है। और अब इसको आंसर वापस चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, जब हम इस तरीके से इंट या फिर कोई और लिखते हैं ना, जो हमको वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है, तो हम यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि मैंडेटरी होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। रिटर्न, और रिटर्न हमको क्या करना है, रिज़ल्ट, इसी में तो स्टोर किया था हमने, तो रिटर्न रिज़ल्ट और सेमीकोलन। तब हमको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको वापस चाहिए रिज़ल्ट, तो ये यहीं पे ही प्रिंट करवाना चाहता है, तो हम ये लाइन नहीं लिखते और रिटर्न रिज़ल्ट लिखते, रिज़ल्ट स्टोर करने के बाद। और जैसे ही हम रिटर्न रिज़ल्ट लिखते तो ये क्या करता, ये वापस जाता जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ जाता और कहता कि लो 8 आया मेरे पास आंसर, हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर 5 और 3 जो हमने लिया था उसका आंसर 8 आया है, तो ये कहता ठीक है। और इसको भी तो रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए चाहिए ना, कोई बकेट चाहिए, तो इसने कहा हमने बकेट बना लिया है सम नाम का, सम नाम का बना लो या रिज़ल्ट नाम का बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि एरर आएगा, क्योंकि इसका स्कोप अलग है, ये अपने अपने उसमें रन कर रहा है और ये अपने स्कोप में रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट रिज़ल्ट इक्वल्स टू सम, ये तो ये जैसे ही 8 देता, ये इस 8 को यहाँ पे इसमें स्टोर कर देता, तो यहाँ पे आ जाता 8, और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं SOP रिज़ल्ट इसको कोट्स में, जब भी हमको मैसेज लिखना होता है हम कोट्स में लिखते हैं, प्लस उस रिज़ल्ट को उसमें कॉन्केटिनेट करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं रिज़ल्ट, और यहाँ पर जो ब्रैकेट बंद होता था। और एक चीज़ और, जब हम अभी तो हमने इसको डिवाइड करके इधर उधर दिखा दिया, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, क्लास का जो ब्रैकेट होता है वो बंद नहीं करेंगे, इस पब्लिक वाले, इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग इस वाले ब्रैकेट के, मतलब मेन वाले ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, मतलब ये पूरा जो कोड है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, इस जगह पे लिखा जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर बंद होगा, मतलब इस फंक्शन के बाद बंद होगा। हमको ये फंक्शन क्लास के अंदर ही लिखना है, लेकिन मेन ब्लॉक के बाहर लिखना है, मतलब ये वाला जो मेन ब्लॉक है इसके बाहर ये वाला हमको क्वेश्चन लिखना, हाँ ये वाला हमको प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे, इस लाइन से पूरा यहाँ तक, और फिर बाद में ये इसके बाद बंद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। थैंक यू।